शुरू होने से पहले नाजमुल हुसैन शंटो ने कहा तो जरूर था कि वी कैन बीट एनी टीम इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन लगता नहीं है कि इनसे होगा। क्योंकि अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग लेके फिर 35 for 5 हो जाते हो, तो आप कहां से मैच जीतोगे। 6 विकेट से इंडिया मैच जीत जाता है। स्कोर कार्ड देख के लगता है कि शायद बहुत ही केक वॉक था इंडिया के लिए ये चेस, लेकिन रियलिटी थोड़ा थोड़ा सा अलग है। क्योंकि 229 के चेस पे हम फंस गए थे। और मुझे लगता है कि दुबई के पिचेस पे 260 270 बहुत अच्छा टोटल होने वाला है। अगर 229 के चेस पे बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक के सामने अगर हम फंस रहे मिडिल ओवर्स पे, तो क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। खैर, रोहित शर्मा ने टॉस पे कहा तो जरूर था कि अगर हम टॉस जीतते हम पहले फील्डिंग ही लेते, लेकिन वो डिसीजन आगे जाके इस टूर्नामेंट पे कितना सही होगा वो मुझे नहीं पता। क्योंकि सेकंड इनिंग्स में एक तो ड्यू नहीं है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड इनिंग्स में बॉल ज्यादा टर्न हो रहा है, ऊपर से ज्यादा ग्रीप हो रहा है। तो बैटिंग के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। तो अगर आप चेस करने जाओगे, 260 270 का टारगेट होगा, तो आप आराम से चेस तो नहीं कर पाओगे। पहले इंडियन टीम के कुछ कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। जब हमने स्क्वाड का रिव्यू किया था, हमने ये कहा था कि दुबई के पिचेस पे कितना स्पिन को रेजिस्टेंस मिलेगा, ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ गया है। लेकिन अगर स्पिनर्स को रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर पिच स्लो होगा जहां पे बॉल ग्रिप करता है, फिर इंडिया के बैट्समैन भी फंसेंगे। क्योंकि हम स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते। हम जिस पिचेस पे बॉल ग्रिप होता है उधर हम भी अच्छा नहीं खेलते। अगर आप कल का पूरा मैच देख लो, टोटल 14 विकेट्स गिरा है पूरे मैच मिला के। उसमें कितने विकेट स्लोअर वंस पे आए हैं। हर एक सिमर पेसर जो भी आ रहा है वो सिर्फ ऑफ कटर ही डाल रहे हैं। अगर आप पूरे मैच में देख लो, 14 विकेट में 4 विकेट छोड़ दो। जो पहला 3 विकेट था बांग्लादेश के इनिंग्स का, शमी भाई का 2 विकेट, हर्षित का 1 विकेट, फिर रोहित शर्मा को विकेट सेकंड इनिंग्स पे, अगर वो 4 विकेट छोड़ दो, जितनी भी विकेट पेसर्स ने लिया है सब ऑफ कटर है, सब स्लोअर वन से। तो मतलब आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है किसी टीम के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। खैर, शमी भाई पहला ओवर लेके आते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में एक जो मुझे लगा कि चेंज हो सकता था, वो तो शायद अर्शदीप सिंह हो सकते थे हर्षित राणा के ऊपर। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। लेकिन हर्षित विकेट तो ले रहा है, इंग्लैंड वाले सीरीज में भी 3-3 करके विकेट हर एक मैच पे लिया है। और कल भी 3 विकेट लिया है। प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि हर्षित खराब बॉलर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। परफॉर्मेंस आ रहा, विकेट लेके भी दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हर्षित जो डेथ ओवर में करता है सिर्फ स्लोअर वंस ही है उसके पास। अगर कोई किसी दिन कोई क्वालिटी बैट्समैन, कोई एक बड़ा फिनिशर टिक गया और हर्षित के स्लोअर वंस को पिक कर लिया, फिर हर्षित के पास और क्या है डेथ ओवर्स पे डालने के लिए, वो मुझे देखना है। और अर्शदीप के पास चीज है, उसके पास यॉर्कर्स है, उसके पास और भी वेरिएशंस है। ऊपर से अर्शदीप के पास न्यू बॉल के साथ स्विंग भी है। तो इसलिए मैं अर्शदीप को थोड़ा सा ऊपर रख रहा था। इसलिए मेरे हिसाब से अर्शदीप को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर्षित बहुत अच्छा कर रहा है। आप सवाल तो नहीं कर सकते जब वो हर एक मैच में 3-3 2-2 विकेट लेके जा रहा है। आप कैसे सवाल करोगे कि हरदीप सिंह क्यों नहीं। ठीक है, आप शमी भाई लेके आता है पहला ओवर, शायद दूसरा ही बॉल था, तीसरा बॉल था, सिम के साथ, सिम पे बॉल गिर के अंदर आता है, जिसमें सौम्य सरकार दूर से ड्राइव करने जाता है इनसाइड एज और आउट। फिर हर्षित लेके आता है पहला ओवर, एक लेंथ का बॉल, ड्राइव मारने का बॉल, कहीं भी मार सकते थे। शांटो ने सीधा हाथ पे मारा है विराट कोहली की। तीसरा विकेट शमी भाई का आउटसाइड ऑफ गुड लेंथ की बॉल, बैट्समैन खड़े खड़े स्लाइस करने गया, स्लिप पे एक बेहतरीन कैच था शुभमन गिल का, बेहतरीन टेक था। अगर आप पहले 3 विकेट को देखो, शायद ही कोई एक भी बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी था। जो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के बैट्समैन के दिमाग में यह था कि 300 रन का टारगेट देना पड़ेगा इंडिया को। ये पिच बहुत ही फ्लैट है, हम अगर खड़े खड़े खेलेंगे, कोई भी फुटवर्क नहीं चाहिए, बॉल बैट पे आएगा, सिर्फ टाइमिंग की जरूरत है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगा। ये माइंडसेट था इनका। किसी भी बैट्समैन का कोई फुट मूवमेंट था ही नहीं। पहला 3 विकेट आप देख लो, तीनों बैट्समैन बॉडी के दूर सीधा सीधा ड्राइव करने गया था। फिर अक्षर पटेल लेकर आता है 9th ओवर, पहले एक बॉल डालता है जो खिंचा हुआ लेंथ था। सेम बैट्समैन, स्पिनर के अगेंस्ट में कोई फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े खेलने गया। बहुत अच्छा टेक था केएल राहुल का। अगला बॉल मुशफिकुर रहीम, इस बॉल पे टर्न था और जिस जो बाउंस शायद मुशफिकुर एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा बाउंस ज्यादा था, क्योंकि ऑलमोस्ट बैट के शोल्डर पे लगा है। 1 सेकेंड, ए ब्रिलियंट टेक बाय केएल राहुल। उधर तक केएल राहुल का कीपिंग बहुत अच्छा चल रहा था। अब अक्षर पटेल हैट्रिक पे होता है। स्लिप था, 2 स्लिप था, लेग स्लिप था।
एक इजी कैच होता है हैट्रिक बॉल पे रोहित शर्मा के पास, इजी कैच, वो रोहित शर्मा छोड़ देता है। मतलब मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, क्या, इससे इजी कैच हो ही नहीं सकता था। हालांकि रोहित शर्मा बहुत ही अपसेट थे, उन्होंने हाथ जोड़ के सॉरी भी बोला है, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि हैट्रिक बॉल पे इतना इजी कैच कभी छूट जाए। वो उधर अक्षर पटेल थोड़ा सा अनलकी था। पावर प्ले में बांग्लादेश का स्कोर होता है 35 फॉर 5 और लगा मैच इधर ही खत्म है, मतलब 6-7 बजे तक पूरा मैच खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश 120-150 पे ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है। हम 5-5 स्पिनर्स को स्क्वाड में लेके गए, 3-3 स्पिनर्स हमारे प्लेइंग 11 में है। मतलब मिडिल ओवर्स में हम गेम को कंट्रोल करेंगे, हमारे स्पिनर से हमारा स्ट्रेंथ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे 3 स्पिनर्स ने मिलके 28 ओवर्स डाला है। कुलदीप ने 10, अक्षर ने 9 और जडेजा ने 9, 28 ओवर्स। अगर उसमें से आप एक ओवर छोड़ दो जहां पे अक्षर पटेल ने एक ओवर पे 2 विकेट ले लिया था, बाकी 27 ओवर्स में हमारे स्पिनर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया है, एक भी विकेट नहीं। जिस तरीके से तौहीद हृदय और जकीर अली ने स्पेशली कुलदीप को हैंडल किया, उसको बैकफुट पे बहुत ही अच्छा खेला है। जडेजा के जो फ्रंट के बॉल थे, आगे के बॉल थे, गुड लेग के बॉल थे, उसमें स्लॉक स्वीप कर रहा था। इनफैक्ट अक्षर पटेल के डेथ ओवर में जो एक ओवर आया था उसमें 20 रन आया था, जहां पे ऋषाद ने बैकफुट पे खड़े होकर मिड ऑफ पे छक्का मार दिया था। 2 छक्का आया था उस ओवर पे। 154 रन के पार्टनरशिप होते हैं इन दोनों के बीच, 154। आप सोच के देखो, हमारा स्ट्रेंथ था मिडिल ओवर्स पे विकेट लेना स्पिन के साथ। अगर आप बांग्लादेश के स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडिया के स्पिनर्स का कंपेयर करोगे, तो बांग्लादेश के स्पिनर्स कल के मैच पे आगे थे। उन्होंने 2 ही स्पिनर्स को खिलाया, एक मेहंदी हसन मिराज, एक ऋषद। दोनों ने मिलकर, अगर अब मैं सही बोल रहा हूं तो एक का इकोनॉमी 3.7, एक का इकोनॉमी 3.8, दोनों ने 10-10 ओवर डाला। इंडिया के जो 3 स्पिनर्स है सबका इकोनॉमी 4 के ऊपर है। जडेजा का शायद 4.1, कुलदीप का 4.4 और अक्षर का ऑलमोस्ट 5, 4.7 या कुछ। तो मार भी पड़ा, ऐसा नहीं है कि हमारे स्पिनर्स ने रन नहीं दिया, हमारे स्पिनर्स ने रन भी दिया है और विकेट भी नहीं लिया। तो एक कंसर्न है जो आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कंसर्निंग होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं शायद चेस करना दुबई के पिचेस में इज नॉट ए स्मार्ट डिसीजन। अगर सेकेंड इनिंग्स पे स्पिन को ज्यादा बेटर रेजिस्टेंस मिल रहा है, जबकि हमारे स्ट्रेंथ स्पिनर्स है। आप बांग्लादेश के साथ मैच खेल के सब चीज को ये नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि क्या ट्रू वैल्यू है चीज का, क्योंकि वो टीम थोड़ा सा वीक है। 154 रन का पार्टनरशिप होता है। 41st ओवर शमी भाई लेके आते हैं, जिसमें 11 रन देते शमी भाई। 43rd ओवर में शमी भाई एक स्लोअर वन डालते हैं, ऑफ कटर, आउटसाइड ऑफ आर्क से बहुत दूर था। जाकिर अली बड़ा शॉट खेलने गया, उस पर कैच आउट हुआ है। 114 बॉल पे 68, बहुत ही अच्छा नॉक था, बहुत ही मैच्योर नॉक था। उसके बाद हर्षित आके कुछ स्लोअर वन डाल के विकेट लिया है। कुलदीप को एक भी विकेट नहीं मिला, शामी भाई को 5 विकेट मिला है। लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ, इफ यू लुक एट द विकेट कॉलम, लगता है कि बहुत अच्छा बॉलिंग किया। लेकिन इफ यू ओनली थिंक अबाउट बॉलिंग एंड बॉलिंग स्किल्स, शायद ये शमी भाई का बेस्ट तो नहीं था। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये 100% शमी जो होता है ना, वो शमी नजर नहीं आया। चाहे आप इस चीज में एग्री नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि 5 विकेट मिल गए, लेकिन ये शमी भाई तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अगले मैच पे और भी बेटर करेंगे। जो डेथ पे 3 विकेट शमी भाई को मिला, तीनों ऑफ कटर में आया था। हर्षित को जो 2 विकेट मिला है डेथ पे, दोनों ऑफ कटर में आया है। ठीक है। तौहीद हृदय 114 बॉल पे 100, ब्रिलियंट नॉक। शुरू में इतना स्लो था, इतना स्लो था, फिर जिस तरीके से इनिंग्स को एक्सेलरेट किया, जैसे ही 50 मारा, फिर कुलदीप को कवर के ऊपर से छक्का, जडेजा को स्लॉक स्वीप पे छक्का, बहुत ही अच्छा बैटिंग किया। इनफैक्ट लास्ट के 10 ओवर में तो एक पैर में बैटिंग कर रहा था, इतना क्रैम्प आ गया था उसको। वो भाग भी नहीं पा रहा, दौड़ भी नहीं पा रहा था। ऊपर से श्रेयस अय्यर उसके एंड पे बार बार बॉल थ्रो कर रहा था। वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक बाय बांग्लादेशी बैट्समैन, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट। अगर 35 और 5 एक टाइम पे, फिर इंडिया की बॉलिंग अटैक के सामने उधर से आप 228 तक लेके जाओ टीम का स्कोर, देन यू हैव डन ए ब्रिलियंट जॉब। बेहतरीन बैटिंग किया तौहीद हृदय ने। अब जब हम चेस करने आते हैं, मुस्तफिजुल का वो पहला ओवर था, उस इनिंग्स का दूसरा ओवर जो रोहित शर्मा को डालते हैं, बेहतरीन ओवर था। उस ओवर में 5 बॉल डॉट गया था, हर एक बॉल एंगल करके बाहर जा रहा था और रोहित शर्मा बार बार बीट हो रहा था। तो कमेंटेटर्स ने चालू ही किया था कि रोहित शर्मा लेफ्ट हैंडेड पेसर के अगेंस्ट फंसता है। तब तक रोहित शर्मा ने मुस्तफिजुर के सेकंड ओवर पे 2 चौका, तीसरे ओवर पे 3 चौका मार दिया था, पूरा लाइन और लेंथ खराब कर दिया। फिर तस्किन आया, तंजीम आया, सबको मारा।
कहीं भी मार रहा था। पावर प्ले खत्म होने तक 2 बॉल बाकी था। तस्किन के शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल था, आउटसाइड ऑफ रोहित शर्मा आगे बढ़ के कवर की दिशा पे खेलने जाता है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं होता है, बैट का बॉटम एज लगता है और आउट। 36 बॉल पे 41। मेरे हिसाब से आप रोहित शर्मा से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो काम तो रोहित ने पूरा किया, एक ब्रिलियंट स्टार्ट देके गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब रोहित शर्मा आउट हो जाता है, फिर उसके बाद अगर टीम फंस जाता है, तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि रोहित शर्मा ने लंबा इनिंग्स क्यों नहीं खेला, विकेट फेंक के क्यों चला गया, अगर स्टार्ट मिला है तो लंबा इनिंग्स खेल सकता है ना। तो सब काम क्या रोहित शर्मा ही करेंगे? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि रोहित शर्मा हर एक मैच पे आपको अच्छा स्टार्ट भी दे, लंबा इनिंग्स भी खेले। फिर तो हम हर एक मैच 20-20 22-22 ओवर में चेस कर लेंगे 10 विकेट बिना 10 विकेट खोए। ये हर एक मैच पे पॉसिबल नहीं है। जो आप रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट करते हो, जो माइंडसेट वो ओडीआई में लेके आते हैं, वो काम वो 100% कर रहा है, अच्छा कर रहा है। नाउ द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर। विराट कोहली बैटिंग के लिए आता है तो 12th ओवर में पहले स्पिन को इंट्रोड्यूस करता है। 17th ओवर में दोनों एंड से स्पिन स्टार्ट हो गया था, एक एंड से मिराज ऑफ स्पिनर, दूसरे एंड से ऋषभ लेग स्पिनर। कोहली भाई को 10 बॉल लगता है पहला खाता खोलने में। उसके बाद एक चौका कोहली भाई ने इस पूरे इनिंग्स में मारा है, जो डाउन डाउन द लेग बहुत ही खराब बॉल था, बहुत ही खराब बॉल। अगर आप ऋषभ का फर्स्ट बॉल याद करो, जो ऋषभ ने फर्स्ट बॉल डाला कल, कोहली भाई बैकफुट पे खड़े थे, इतना टर्न होके बॉल विकेट कीपर के पास गया था, कोहली भाई के फेस में एक नया एक्सप्रेशन था, लग ही गया था कि पिच में अब कुछ होने वाला है। उसके बाद जो डॉट बॉल खेलना चालू किया है कोहली भाई ने, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डॉट बॉल खेलना एफर्ट नहीं कर सकते, ओडीआई पे कर सकते हो, और कल के मैच में तो स्पेशली 229 का टारगेट था, हमें इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, आप आराम से डॉट बॉल खेल सकते थे। लेकिन चीज ये है ना कि इसमें भी एक कंफर्ट जोन होता है कि मैं गेम को चला रहा हूं एज ए बैट्समैन, मैं मेरे हिसाब से डॉट बॉल खेल रहा हूं। लेकिन वो ऑपोजिट था, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी बॉलर्स कोहली को डॉट खिला रहा है, बांग्लादेशी बॉलर्स कोहली को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बांग्लादेशी बॉलर्स कोहली को रन बनाने नहीं दे रहा है। वो अलग है, वो गेम को चला रहा है, आप गेम को चला नहीं रहे थे। मुझे डॉट बॉल खेलने से कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आप ये चीज समझो, कोहली का जो स्पेशलिटी था ना ओडीआई क्रिकेट में, वो था हाउ इजीली ही कैन रोटेट स्ट्राइक। जहां चाहे जब चाहे अपने मर्जी से बॉल को गाइड करके सिंगल भाग जाता था मिडल ओवर्स में। कोहली कभी भी वो बैट्समैन रहा ही नहीं है जो छक्का या चौका के पीछे भागता है, वो कभी फोर्सफुली बाउंड्री मारता ही नहीं है कि मुझे फोर्सफुली बाउंड्री मारना है, अब तो बाउंड्री चाहिए, नहीं करता है। जब उसको मन करता है, जब वो बॉल होता है, वो मारता है। लेकिन उसका जो एक क्वालिटी था, एक जो टैलेंट था ना, कि इतना इजीली वो सिंगल ले लेता, इतना इजीली वो स्ट्राइक रोटेट कर लेता था, वो तो मिसिंग था। मैं 57 58 का स्ट्राइक रेट उस पर नजर भी नहीं दे रहा हूं। वो कोहली कल एफर्ट कर सकता था क्योंकि टारगेट बहुत ही छोटा था, स्टार्टिंग बहुत अच्छा था हमारा। लेकिन 38 बॉल्स पे 20 डॉट बॉल्स, ये जो डॉट परसेंटेज था ना, वो बहुत ही ज्यादा था। इतना डॉट बॉल पता है क्रिस गेल खेलते हैं अपनी छोटी इनिंग्स पे, क्योंकि वो सिंगल भागता नहीं है, वो सिर्फ बाउंड्री पे डील करता है। अगर उसने 38 पे 20 डॉट खेला, उसमें वो 7 बाउंड्री भी मार देगा, तो अलग चीज है। कोहली इतना डॉट कभी नहीं खेलता है ओडीआई क्रिकेट पे, तो फंस तो गया था। और अगर मैं आपको बता दूं, कोहली आने के बाद जो हमारा रन था हर एक ओवर में, 11th ओवर पे 1 रन, 12th ओवर पे 2 रन, 13th ओवर पे 3 रन, 14th ओवर पे 3 रन, 15th ओवर पे 6 रन, 16th ओवर पे 4 रन, 17th ओवर पे 3 रन, 18th ओवर पे 3 रन, 19th ओवर पे 3 रन, 20th ओवर पे 4 रन, 21st ओवर पे 3 रन। ऑलमोस्ट ये 10-12 ओवर टेस्ट मैच की तरह चला है, जहां पे बांग्लादेश के बॉलर्स, बांग्लादेश के स्पिनर्स गेम को कंट्रोल कर रहा था, आप गेम को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। फिर 23rd ओवर लेके आते हैं ऋषभ, एक बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालते हैं, तो कोहली भाई को लगा बैकफुट पे जाके कट करेंगे, सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे मारे, सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे। एक बॉल उनको मिला था रन बनाने का, उसमें वो आउट हो गए, चले गए। प्रॉब्लम ये है, अगर आप कोहली का 2024 से लेकर अभी तक देखो, 5 मैच पे लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुआ है, 51 बॉल्स खेल के 31 बनाए, 6 का एवरेज है अगेंस्ट लेग स्पिनर। पिछले 5 मैच पे 6 का एवरेज, 60 का स्ट्राइक रेट, 5 बार पिछले 6 ओडीआई मैच पे, यानी 3 मैच श्रीलंका, 2 मैच इंग्लैंड और कल का मैच, पिछले 6 ओडीआई मैच पे 6 बार
स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुआ है। श्रीलंका के अगेंस्ट पहले मैच पे हसरंगा, दूसरे मैच पे वेंडर से 2 लेग स्पिनर, तीसरे मैच पे वेल्लालगे लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 मैच पे आदिल रशीद लेग स्पिनर, कल ऋषभ लेग स्पिनर। 6 मैच पे 6 बार स्पिनर्स के अगेंस्ट। इसलिए मुझे डर लग रहा है, एक बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है जिस तरीके से कोहली आउट हो रहा है और जिस तरीके से स्पिन को खेल रहा है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और मुझे थोड़ा सा डर इधर है क्योंकि अभी तक क्वालिटी स्पिनर्स हमारे अगेंस्ट आया नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ क्या होगा, अगर जैम्पा आगे, जैम्पा के सामने क्या होगा, केशव महाराज है, केशव महाराज के साथ क्या होगा, वो एक कंसर्निंग इशू मुझे लग रहा है कोहली की बैटिंग पे। जो एक ईज था ना, एक आते जो ईज, स्ट्राइक रेट विराट कोहली का कभी भी 120 130 नहीं होता है, बहुत कम होता है, जब चाहिए तब वो बनाता है। लेकिन जो ईज से विराट कोहली बैटिंग करता है ना, वो तो मिसिंग है, डेफिनेटली मिसिंग है। उसके बाद श्रेयस अय्यर मुशफिकुर के स्लोअर वन पे डिसीव हो जाता है और कैच आउट, मिड ऑफ के ऊपर छक्का मारने गया था, फिर से स्लोअर वन, इतने सारे स्लोअर वन पे विकेट गिरे। कल पेसर के पास एक ही बॉल था, वो था स्लोअर वन। फिर अक्षर पटेल आता है, ऋषभ के गुगली को पढ़ नहीं पाता है, अगेंस्ट द स्पिन स्लॉक स्वीप करने जाता है, उधर कैच आउट, उधर इंडिया फंस गया था। 144 फॉर 4। केएल राहुल आता है पिच पे, उस टाइम पे केएल राहुल को 17-18 बॉल खेल के 7 रन पे था। एक इजी कैच था जाकिर अली के हाथ पे, उसको हिलना भी नहीं पड़ा था, वो कैच जाकिर अली ने ड्रॉप कर दिया। मतलब जाकिर अली का कैच रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया था, जाकिर अली ने कैच छोड़ के पूरा हिसाब बराबर कर दिया। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो मैच बहुत ही टाइट होता। रिसेंट टाइम्स पे इंडिया बैटिंग पे बहुत बार कोलैप्स हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैच हार जाते, लेकिन बहुत ही टाइट हो जाता। लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने बहुत ही मैच्योर नॉक खेला है, कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, ठीक है, कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। और कल का जो सिचुएशन था वो केएल राहुल के लिए टेलर मेड था। आप उस सिचुएशन पे आप एक्सपेक्ट करते हो अगर कोई एक बैट्समैन क्रीज पे रहे, वो केएल राहुल ही था, तो उसने बहुत अच्छा अपना काम किया। उसके बाद शुभमन गिल, व्हाट अ गाय, 101 नॉट आउट। मतलब जिस तरीके से गिल ने एक एंड से गेम को चलाया है, मैं लिख के सकता हूं, अगर अक्षर श्रेयस के बाद शुभमन गिल भी कल आउट हो जाता तो केएल राहुल के पैर कांपने लग जाते। एक एंड से गिल ने पूरा मैच को संभाला है, पूरा मैच को संभाला है। हम अक्सर रोहित शर्मा के पुल शॉट के बारे में बात करते हैं, कल जो गिल ने एक शॉर्ट आर्म जैब लगाया, एक शॉर्ट आर्म पुल लगाया मिड विकेट के ऊपर से, रोहित शर्मा खुद शॉक थे। जो बैट से साउंड है ना, उससे आपको प्यार हो जाएगा। टेरिफिक बैटिंग करते, जो मिड विकेट एरिया पे वो शॉट मारता है ना, जिस तरीके से बॉल जाता है बैट से लग के, ब्रिलियंट। उसका कंसिस्टेंसी आप देख लो शुभमन गिल का पिछले 4 मैच पे, 101, 112, 60, 87। वो 87 वाला नॉक भी सेंचुरी था अगर हार्दिक पांड्या नहीं आता। और कल भी इसलिए शायद शुभमन गिल डर डर के खेल रहा था कि केएल राहुल आउट हो जाएगा तो फिर हार्दिक आ जाएगा, मेरा सेंचुरी नहीं होगा। उसने एक छक्का चौका मार के अपना सेंचुरी पूरा कर ली। बेहतरीन कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, टेरिफिक बैटिंग कर रहा है। जो मैच्योरिटी कल दिखाया है, जिस तरीके से स्पिन को हैंडल किया, वो मिडिल फेज में जब सब आउट हो रहे थे, शुभमन गिल फिर भी ठीक से खेल रहे थे। हाँ, एक शॉर्ट आर्म जैब में ऑलमोस्ट फंस गया था, जो 30 ईयर सर्कल के बाहर जगह बॉल गिरा है, लेकिन बेहतरीन बैटिंग किया। 6 विकेट साथ मैच जीत गए। देखने में लगता है कि बहुत आसानी से जीत गए, लेकिन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। मुझे डर है बहुत चीजों का। एक तो विराट कोहली का बैटिंग फॉर्म, स्पिन के अगेंस्ट जिस तरह से खेल रहे हैं। दूसरा, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा इन डेथ ओवर्स। अगर कोई क्वालिटी बैटर्स आ गया तो मुझे थोड़ा डाउट है कि शमी और हर्षित कैसा करेंगे डेथ ओवर पे अभी के लिए। तीसरा जो डर कल ही पैदा हुआ है मेरे मन में, कि जो मिडिल ओवर्स पे हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग किया ना, जहां पे हमको विकेट नहीं मिले, इसलिए ना मैं 1 महीने पहले से चिल्ला रहा था कि वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी में चाहिए, क्योंकि वरुण आउट ऑफ नोवेयर विकेट प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हालांकि ओडीआई में एक ही मैच खेला है, वो मैच इतना खास नहीं था वरुण का, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वो अच्छा कर सकता है। तो अगर कोई दिन जडेजा, अक्षर, कुलदीप मिडिल ओवर्स पे विकेट नहीं लेता ना, शायद चाहे शुरू में जो हो जाए, तो आप मैच पे फंस जाओगे। बट लेट्स बी पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं कि अगले मैच पे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, नेक्स्ट मैच जो हारेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।